सीटों पर होने वाले उपचुनाव का प्रचार खत्म। कोविड गाइडलाइन का पालन करते प्रत्याशी आज घर घर जाकर मांगेंगे वोट। 30 अक्टूबर को होगा वोटिंग। बिहार में आज चलाया जाएगा कोरोना टीकाकरण महाअभियान। जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग ने तैयारियां की पूरी। पीएम मोदी आज आसियान भारत सम्मेलन में शिरकत करेंगे। कोरोना कारोबार समेत कई मुद्दों पर होगी बात। नमस्कार, डीटीवी भारत में आपका स्वागत है। मैं हूं पूजा वर्मा और अब खबरें विस्तार से। 2 विधानसभा सीटों पर हो रहे उपचुनाव के लिए बुधवार को प्रचार खत्म हो गया। आज से प्रत्याशी को कोविड गाइडलाइन का पालन करते हुए घर घर जाकर अपने प्रत्याशी के लिए वोट मांग सकते हैं, लेकिन किसी भी तरह की सभा या रैली नहीं कर सकेंगे। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के दौरान ही चुनाव प्रचार की समय सीमा में परिवर्तन कर दिया गया था और प्रचार की समय सीमा को बढ़ाकर 48 घंटे की जगह 72 घंटे कर दिया गया। तारापुर और कुशेश्वर स्थान के दोनों सीटों पर 30 अक्टूबर को वोट डाले जाएंगे और अंतिम दिन भी सभी दलों ने जोर लगाया है और अपने अपने उम्मीदवारों के पक्ष में कई रैलियां और जनसभाएं भी की है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी भी अलग जोश में नजर आए और तेजस्वी ने सीएम नीतीश पर गंभीर आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि उपचुनाव में वोट डालने से पहले जरा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि प्रशासन की सरकार से मिली भगत है। किसी दिन की 1 साल हो गया चुनाव। पिछले चुनाव में हमने वादा किया था कि अगर बिहार की जनता हमको मुख्यमंत्री बनाती है तो मेरा पहला अगर कलम चलेगा तो पहले कैबिनेट मीटिंग में 10 लाख नौजवानों को सरकारी नौकरियां देने का। हमने बताया था, किसी भी बताई थी कि पहला कैबिनेट में पहले दस्तखत से सारी नौकरियां खाली हैं, रिक्त परिपद है। स्वास्थ्य विभाग में चले जाइए, पुलिस महकमे में चले जाइए, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में चले जाइए, कहीं कोई कारखाना बिहार में नहीं है। आज हो ना गया 16 साल से भी ज्यादा एनडीए सरकार को बोलता है डबल इंजन का सरकार है। केंद्र से लेकर बिहार तक ऐसा भाग कहां मिला था 15 साल तक? डबल इंजन के सरकार में क्या मिला बिहार? बता दीजिए, सरकार में अगर कोई जात के लोग, कोई धर्म के लोग, कोई वर्ग के लोग अगर खुश है नीतीश कुमार जी की सरकार से? क्या बोला गया था कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलेगा? कब मिलेगा भैया? बिहार को विशेष पैकेज कब मिलेगा? तो लोग जो है, देखिए सब लोग, पिछले बार हम बोले थे कि हमारी सरकार बनेगी तो पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई, सुनवाई और कार्रवाई वाली सरकार हम देने का काम करेंगे। आज के मौजूदा सरकार में ना पढ़ाई हो रहा है ढंग से, ना दवाई मिल रहा है, ना सिंचाई है, कोई काम ना जो है ना कार्रवाई या सुनवाई तो हो ही नहीं रहा। आप बता दीजिए, ब्लॉक का थाने चले जाइए, बिना घूस दिए हुए कोई काम हो रहा है? नीतीश जी वाहवाही दे रहे हैं कि हमने शराबबंदी कर दिया। अरे आपने शराबबंदी नहीं बल्कि शराब का बहार लगा दिया। होम डिलीवरी हो रहा है कि नहीं हो रहा? 200 रुपया का बोतल जो है 500-1000 रुपए में मिल रहा है। क्या काम किया इन लोगों? कोई ने केवल ठगने का काम किया। देखिए भैया, इनको बिहार की जनता से कोई मतलब नहीं, इनको केवल अपनी कुर्सी प्यारी है। अब तो तीसरी नंबर की पार्टी है। अब बताइए, 4 साल में 4 सरकार आप लोग देखे होंगे, नीतीश जी सब जगह हो रही, कभी है नहीं कभी हो नहीं। तो लालू जी ठीक ही ना कहते हैं कि पलटू कुमार है, बात पे पट्टी मारते हैं क्या? कांग्रेस के बिहार प्रभारी भक्त चरण दास ने राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव पर हमला बोला है। लालू यादव पर आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि चुनावी लाभ उठाने के लिए लालू जनता को भ्रमित करने की कोशिश कर रहे हैं और इसीलिए वो यह कहते फिर रहे हैं कि कांग्रेस आलाकमान से उनकी बातचीत हुई है, जबकि सच्चाई ये है कि ऐसी किसी भी तरह की कोई बातचीत नहीं हुई है। भक्त चरण दास ने यह स्पष्ट कर दिया है कि कांग्रेस अब महागठबंधन का हिस्सा नहीं है। समय पहले आप अपशब्द बोलते हो, पहले आप हमारे सीट में लड़ने आते हो,
हमको हारने के लिए वोट दें क्या कहते हो, हारने के लिए सीट दें क्या कहते हो। आप 7,000 वोट से हारे हो, हम 6,000 वोट से हारे हैं। आप जीतने का उम्मीद रखते हो और हमको हारने का बात करते हो, और हमें बिना पूछे आप नॉमिनेशन करते हो। नॉमिनेशन के बाद इधर तक हम चुप रहते हैं, 16 तारीख तक हम चुप रहे। नहीं, मैं बात करूं या ना करूं या क्या करूं, ये मेरी जिम्मेदारी है। आप जानते हैं मैं जिम्मेदार व्यक्ति हूं, मैं लूज टप करता नहीं, मुझे झूठ बोलना आता नहीं, मैं स्पष्टवादी हूं, मैं झूठ बोलना आता नहीं है। मैं कह रहा हूं कि इस तरह की कोई बातें नहीं हुई और ये जनता को गुमराह करने की बात है। कोरोना से जंग जीतने के लिए सभी का वैक्सीनेशन होना बेहद जरूरी है और ऐसे में बिहार के सभी लोगों को कोरोना महामारी से सुरक्षित रखने के लिए एक बार फिर से 28 अक्टूबर को कोविड-19 टीकाकरण महाअभियान चलाया जाएगा। यानी कि आज ये महाअभियान चलाया जाएगा। इसके लिए जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग द्वारा सभी जरूरी तैयारियां पूरी कर ली गई है। तो बता दें आपको कि जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग जो है वो आज मिलकर ये टीकाकरण अभियान चलाने वाला है और कोरोना से जंग में लगातार बिहार जो है वो पूरी तरीके से आगे दिख रहा है और वैक्सीनेशन को लेकर के लोगों को सतर्क करने में लगा हुआ है। दूसरी तरफ लोगों को इसको लेकर के जागरूक कैसे करना है ये भी किया जा रहा है और अगर बात करें बीते दिनों के तो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी कई सारे टीकाकरण रथ को रवाना किया, टीकाकरण गाड़ियों को रवाना किया और ऐसे में लोगों को जागरूक करने का भी काम किया। पहले जिस तरीके से लोग डर रहे थे इस टीकाकरण को लेकर के, लेकिन अब लोग डरते नहीं है और आगे बढ़कर टीकाकरण का हिस्सा बनते हैं और जिन्होंने वैक्सीन नहीं लिया है वो वैक्सीन का डोज लेते हैं। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता निषेध हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। निषेध, प्रशासन जो है वो कोविड टीकाकरण को लेकर के हम कहें तो बेहद एक्टिव नजर आती है और फिर से एक बार महाअभियान। आप बिल्कुल देखिए पूजा, इससे पहले भी टीकाकरण का महाअभियान चला है बिहार में और एक बार फिर से आज टीकाकरण का महाअभियान है। करीब 1014 केंद्र पे टीका लगाया जाएगा लोगों को। जिन्होंने पहला डोज लिया है वो भी टीका लगवा सकते हैं अगर उनका टाइम हो चुका है पूरा, और जिन्होंने पहला डोज नहीं लिया है वो भी आके आज पहला डोज लगवा सकते हैं। और टीकाकरण का महाअभियान सरकार ने इसलिए चालू किया है कि लक्ष्य को प्राप्त किया जाए और अभी फिलहाल की जो स्थिति है, बाहर से छठ और दीपावली को लेकर के लोग अब अपने राज्य वापस आ रहे हैं, तो उन लोगों को भी टीका देना जरूरी है। कई ऐसे उसमें लोग शामिल हैं जिन्होंने अब तक टीका नहीं लिया है, तो उनको देने के लिए महाअभियान चलाया जा रहा है और आज करीब 1.5 से 2 लाख लोगों को एक टीकाकरण देने का लक्ष्य है सरकार का। और साथ ही साथ ये इसलिए है क्योंकि पहले ही स्वास्थ्य विभाग की ओर से एक सर्वे किया गया था और उसमें करीब 1.5 लाख लोगों का नाम आया था जिन्होंने अभी तक टीका नहीं लिया है। तो इस मुताबिक आज उन लोगों को टीका दिया जाएगा उस सर्वे के मुताबिक, और इसीलिए ये महाअभियान भी आज चलाया जा रहा है बिहार में। निषेध, जिस तरीके से सरकार के द्वारा ये टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है, ऐसे में जनता को भी एक बड़ा धन्यवाद सरकार लगातार कर रही है क्योंकि जो लोग हैं वो भी बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा ले रहे हैं और आज भी तस्वीरें क्या वैसी देखने को मिलेगी। अब बिल्कुल देखिए, इससे पहले भी कई टीकाकरण के महाअभियान चले हैं जिसमें लोगों की भागीदारी रही है, देखने को मिली है। टीकाकरण केंद्रों पर लोगों की भीड़ काफी देखने को मिली थी। इससे पहले भी हमने दिखाया था सिवान ऐसा जिला, वहां पे लोगों की काफी संख्या थी। रोहतास की तरफ काफी संख्या लोगों की होती है जो टीका लेने के लिए पहुंचते हैं। तो टीकाकरण का जब महाअभियान चलता है तो लोगों में भी एक उम्मीद होती है और वो लोग पहुंचते हैं टीका लेने के लिए, और कहीं ना कहीं सरकार के साथ लोग सहयोग भी कर रहे हैं और जो टीका है वो लगातार ले रहे हैं। सरकार भी उनके लिए ही टीकाकरण महाअभियान चला रही है कि जल्द से जल्द उन लोगों को टीका मिले जिन्होंने अब तक नहीं लिया है, और लोग उनको भरपूर सहयोग कर रहे हैं और ज्यादा से ज्यादा संख्या में पहुंच रहे हैं। तो इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि लोग भी कहीं ना कहीं समझ रहे हैं और सरकार को भी इसके लिए धन्यवाद अदा कर रहे हैं। बिल्कुल निषेध, बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए। तो आज आपको बता दें कि कोरोना टीकाकरण का महाअभियान चलाया जाएगा और जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग ने इसको लेकर तैयारियां भी पूरी कर ली है। तो जिन लोगों ने अभी तक टीका नहीं लिया है उनके लिए फिर से एक बार मौका है और वो जाकर
टीका ले सकते हैं। और आपको बता दें कि जिस तरीके से महाअभियान टीकाकरण को लेकर के लगातार बिहार सरकार के द्वारा चलाया जा रहा है, ऐसे में डीटीवी भारत भी अपने तमाम दर्शकों से ये अपील करता है कि अगर आपने अभी तक टीका नहीं लगवाया है तो कोरोना टीका जरूर लगवा ले। चलिए अगली खबर का रुख कर लेते हैं। बिहार में 28 अक्टूबर को टीकाकरण महाअभियान है, जिसको लेकर कटिहार में जिलाधिकारी ने एक महत्वपूर्ण बैठक बुलाई, जिसमें महाअभियान के लिए कटिहार के लिए 2 लाख टीकाकरण का लक्ष्य निर्धारित हुआ है। जिलाधिकारी ने कहा है कि निश्चित तौर पर खासकर दूसरे डोज के मामले में कटिहार का रिकॉर्ड कुछ स्थिर रहा है, यानी कि पीछे चल रही है, लेकिन इस बार 3 दिवसीय सर्वे में वैसे लोगों का डाटा जिला प्रशासन को उपलब्ध है जो अब तक टीका नहीं लिए हैं। कटिहार का द्वितीय डोज में स्थान पूरे राज्य में काफी नीचे है। ये करीब 2,03,000 लोग ऐसे हैं जिन्होंने प्रथम डोज तो ले लिया है और 84 दिन पूरे होने के बाद भी उन्होंने सेकेंड डोज नहीं लिया है। उनसे आपके माध्यम से अनुरोध है कि कल के महाअभियान में आकर के अपना द्वितीय डोज लें और अपने आप को कोरोना से पूरी तरह से सुरक्षित करें। पटना सिटी के बहादुरपुर थाना क्षेत्र के सैदपुर छात्रावास के समीप दिन दहाड़े बाइक सवार अपराधियों ने एक युवक की सरेआम गोली मारकर हत्या कर दी। मृतक युवक की पहचान 28 वर्षीय गोलू सिंह के रूप में हुई है। खबर की सूचना मिलते ही सिटी डीएसपी अमित शरण मौके पर पहुंचे और वारदात का कारण आपसी रंजिश बताया जा रहा है। मृतक पर कई आपराधिक मामले दर्ज हैं और वे कई बार जेल भी जा चुका है। फिलहाल पुलिस सीसीटीवी को खंगाल कर मामले की तफ्तीश कर रही है। मैं सैदपुर हॉस्टल के थोड़ा पहले गोलू सिंह हैं, ये लोग बाइक से जा रहे थे अपने मामा के साथ, तो रास्ते में 3 लोगों के अज्ञात लोगों के द्वारा इनके गाड़ी पे धक्का मारकर और गोलू सिंह की हत्या गोली मारकर कर दी गई है। सिवान में लूडो खेलने के विवाद में एक युवक को चाकू मारकर मौत के घाट उतार देने का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि सिवान के मुफस्सिल थाना क्षेत्र के बरहन गांव में मामूली विवाद में एक युवक के द्वारा दूसरे युवक को चाकू मार मौत के घाट उतार दिया गया, जबकि इस घटना में बीच बचाव करने पहुंचे एक अन्य युवक भी गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसका इलाज सिवान के सदर अस्पताल में जारी है। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। नालंदा में देर रात भागन बेघा ओपी अंतर्गत एक बाइक सवार युवक की मौत ट्रैक्टर से कुचलकर हो गई, जबकि 2 लोग जख्मी हो गए। स्थानीय ग्रामीणों ने बताया कि बिहार शरीफ की ओर से आ रहे ट्रैक्टर ने बाइक में टक्कर मार दी, जिससे 3 बाइक सवार जो थे वो सड़क पर गिर गए और चालक ब्रेक लगाने की बजाय एक युवक को कुचलते हुए फरार हो गया, जिससे युवक की घटनास्थल पर ही मौत हो गई, जबकि 2 बाइक सवार जख्मी हो गए। खगड़िया जिले के परबत्ता प्रखंड अंतर्गत तेमथा राका गांव में 2 पक्षों के बीच जमीनी विवाद को लेकर मारपीट हुई, जिसमें 4 लोग घायल हो गए और बता दें आपको कि 3 की स्थिति नाजुक है। घटना को लेकर परबत्ता थाना पुलिस घटनास्थल पर पहुंची तो सभी अपराधी फरार थे। पुलिस प्रशासन ने बताया है कि मामले की छानबीन चल रही है और जल्द ही दोषियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। कटिहार सहायक थाना पुलिस ने 3 शातिर चोरों को 3 बाइक के साथ गिरफ्तार किया है। दरअसल सहायक थाना पुलिस ने एक दिन पहले सहायक थाना क्षेत्र के बुद्ध चौक के पास से चोरी की मोटरसाइकिल के साथ मोहम्मद नियाज को गिरफ्तार किया था। उसी के निशानदेह पर 2 और चोरों को भी गिरफ्तार किया गया, जबकि एक भागने में सफल रहा। चौकी के द्वारा काफी एक्टिव रोल अदा किया गया। उस गाड़ी को बुद्ध चौक से 25 तारीख को दूसरे ही दिन बरामद कर लिया गया और गिरफ्तारी की गई इसमें मोहम्मद नियाज, और उसके शिकायती बयान के आधार पे इसके साथियों का जो नाम बताया उसकी भी गिरफ्तारी हुई और जो गाड़ी खरीदा था रोहतारा क्षेत्र से उसके लिए भी छापा। जिलाधिकारी अमन समीर की अध्यक्षता में सभी बैंकों के द्वारा नगर भवन में क्रेडिट आउटरीच का प्रोग्राम रखा गया। इस कार्यक्रम में जिले के सभी बैंक के पदाधिकारी भी उपस्थित थे। इस कार्यक्रम में सभी बैंकों की स्वीकृति पत्रों की संख्या 1096 है, जिसमें कुल 44.31 करोड़ के ऋण की राशि को स्वीकृत किया गया है। जिला प्रबंधक जेके शर्मा ने जिला पदाधिकारी उप विकास आयुक्त चौगाई के राणा रंजीत सिंह का स्वागत पुष्प गुच्छ से किया।
साहिबगंज जिले के तीन पहाड़ थाना क्षेत्र में फोन पर गोड्डा सांसद को धमकी देने वाला दिनेश पंडित को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। उसकी गिरफ्तारी में दिल्ली स्पेशल ब्रांच देवघर पुलिस के साथ साहिबगंज की तीन पहाड़ी और रंगा थाना पुलिस ने सहयोग किया। दिनेश पूर्व में राजमहल विधायक अनंत ओझा को भी धमकी देने का मामले में जेल जा चुका है और इस बात की जानकारी आपको बता दें कि एसडीपीओ प्रदीप उमराव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी। इस्लामपुर का रहने वाला था। इनकी हत्या 19 जून 2021 को हुआ था और इनकी पत्नी के द्वारा 6 लोगों के विरुद्ध प्राथमिकी अभियुक्त बनाया गया था। इससे पूर्व 5 लोगों को पुलिस द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए पूर्व में भी जुडिशियल कस्टडी में भेजा गया है और शेष अभियुक्त जो दिनेश पंडित बचा हुआ था, कल रंगा थाना की पुलिस टीम के द्वारा 3 पहाड़ से गिरफ्तारी की गई है, जिसको अभी माननीय न्यायिक हिरासत में भेजा जा रहा है। सोनारी कागल नगर में अतिक्रमण हटाने पहुंची जुस्को और जिला प्रशासन के साथ स्थानीय लोगों के बीच जमकर हंगामा हुआ। हालांकि प्रशासन की सख्ती के बाद आशंका रूप से अतिक्रमण हटाया गया। वहीं स्थानीय लोगों के आक्रोश को देखते हुए जिला प्रशासन बैकफुट पर नजर आई और एक दुकान को हटाने के बाद वापस लौट गई। स्थानीय लोगों ने पुरजोर तरीके से जुस्को और जिला प्रशासन की कार्रवाई का विरोध किया। वहीं अतिक्रमण हटाओ अभियान का नेतृत्व कर रहे जमशेदपुर सीईओ ने बताया है कि जिला प्रशासन की ओर से स्थल के सौंदर्यकरण की योजना है, इसी के तहत अतिक्रमण हटाया जा रहा था। सरायकेला जिले के आदित्यपुर थाना पुलिस को ब्राउन शुगर कारोबारियों के खिलाफ बड़ी सफलता हाथ लगी है, जहां जिले के उपायुक्त को मिली गुप्त सूचना के आधार पर इमामबाड़ा के पास से रेशमा खातून नामक 28 वर्षीय ब्राउन शुगर तस्कर महिला को 5 किलो 6 ग्राम ब्राउन शुगर के साथ गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने महिला के पास से 12,320 रुपए नगद और एक मोबाइल भी जब्त किया है। फिलहाल गिरफ्त में आई महिला तस्कर को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। कल दिनांक 26 को हम लोग को सूचना प्राप्त हुई थी पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा कि मुस्लिम बस्ती एच रोड में ब्राउन शुगर का अवैध कारोबार किया जा रहा है। उसी पर एक पुलिस टीम बनाकर छापामारी की गई, जिसमें एक मुस्लिम बस्ती निवासी रेशमा खातून को गिरफ्तार किया गया तथा उनके घर से लगभग एक पैकेट पुड़िया नहीं पैकेट लगभग उस पैकेट से 500 से 600 पुड़िया बनाया जा सकता है ब्राउन शुगर जब्त किया गया। साथ में ब्राउन शुगर के बेचने से जमा किया गया पैसा लगभग 12,320 रुपया और मोबाइल फोन जब्त किया गया। आगरा में पूर्व विधायक भगवान सिंह कुशवाहा नाले में गिरने से घायल हो गए। उनके साथ उनकी पत्नी को भी चोटें आई। नाले में गिरने का यह घटना करवा चौथ के एक दिन पहले की बताई जा रही है, जिसका सीसीटीवी फुटेज जो है वो अब वायरल हो रहा है। वहीं इस घटना में पूर्व विधायक और उनकी पत्नी को गंभीर चोटें आई हैं। आगरा में सिंचाई विभाग के अधिकारियों की लापरवाही चरम सीमा पर है। सेवानिवृत्त हुए सिंचाई विभाग के कर्मचारी की पत्नी और बेटे धरने पर बैठे हैं। वहीं आपको बता दें कि कोरोना के दौरान कर्मचारी की मृत्यु हुई थी। चिकित्सा प्रतिपूर्ति प्रकरण में कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं और करीब 1 साल से सिंचाई विभाग कार्यालय के लगातार चक्कर लगा रही है बुजुर्ग महिला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज ब्रुनेई के सुल्ताना हसनल बोल्किया के आमंत्रण पर 18वें दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों के संगठन आसियान भारत सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। इस महत्वपूर्ण सम्मेलन में आसियान भारत रणनीतिक साझेदारी, कोविड-19 और स्वास्थ्य, व्यापार, शिक्षा और संपर्क सहित अन्य प्रमुख क्षेत्रों में हुई प्रगति की समीक्षा की जाएगी। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए DTV भारत। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।